नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है स्ट्रीट थिंग्स। चलिए आज हम ऐसे चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो कि आपकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन के रह गई है। अगर इन सब चीज़ों को अगर आपकी ज़िंदगी से मैं हटा दूं तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी ज़िंदगी अधूरी सी लगे, आपकी ज़िंदगी आपको खुद में एक आधी महसूस होगी। तो चलिए मैं बात करना चाहता हूँ उस ऐसे सोशल मीडिया एप्लीकेशन के बारे में जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल चुकी है। आपको पता है कि सुबह उठते के साथ सबसे पहले आप क्या करते हो? सबसे पहले हमारा काम जो होता है कि हम लोग आए हुए नोटिफिकेशन चेक करते हैं। हम लोग इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग स्टार्ट कर देते हैं, यूट्यूब के शॉर्ट्स देखना स्टार्ट कर देते हैं, साथ में आए हुए व्हाट्सएप के मैसेजों का रिप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। इनफैक्ट ये ब्रश करने से पहले हम लोग ये काम को करते हैं और ये हकीकत है, आप सबको पता है। ये डेली की लाइफ में आपके साथ होने वाली ये चीज़ है जो कि हर कोई इस्तेमाल करता है, जो कि मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ। तो चलिए आज के वीडियो में मैं सोशल मीडिया के बारे में एक उसकी अनदेखी दुनिया के बारे में लेकर चलूँगा जो आपका देखने का नज़रिया ही बदल देगा। आखिर सोशल मीडिया की शुरुआत कैसे हुई, ये इतना एडिक्टिव क्यों है, क्या ये सही में हमारे लिए एक वरदान है या सही में एक हमारे लिए अभिशाप है? इस वीडियो के अंत तक ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि वीडियो के अंत तक आप सोशल मीडिया के बारे में आपकी जो भी राय है वो कम्प्लीटली बदल जाएगी। आप उसको देखकर हैरान हो जाओगे जो चीज़ में जो फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो आज भी मुझे याद है जब पहली बार मैंने फेसबुक अकाउंट बनाया था। मैंने 10 रुपये घर से इकट्ठे किए थे और मैंने साइबर कैफ़े में, क्योंकि मुझे फेसबुक अकाउंट बनाना नहीं आता था, ना कि मेरे पास कोई बड़ा फ़ोन था जिसमें मैं फेसबुक अकाउंट बना सकूं। जब मैंने पहला फेसबुक अकाउंट साइबर कैफ़े से बनवाया, उसमें पहली बार फ़ोटो अपलोड की, उसमें पोस्ट करा, तब मैं उस समय की बात कर रहा हूँ कि जब मैं अपने ही फ़ोटो पे ये देखने के लिए 100 बार फ़ोन चेक करता था। एक छोटे से फ़ोन में फेसबुक खुलता था। आप जानते होंगे मैं जावा फ़ोन्स की बात कर रहा हूँ। जावा फ़ोन्स में फेसबुक का ऑप्शंस आता था, उसमें आप फेसबुक चला सकते थे वेब ब्राउज़र पे जा करके। तो उसमें मैं हर 10 मिनट में उसको खोलता था, उसमें मैं चेक करता था मेरे फ़ोटोज़ को कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने कमेंट्स किया। मैं हर 20 मिनट पे देखता था, हर 30 मिनट पे देखता था, हर 10 मिनट पे यही चेक करते रहता था कि किसने क्या बोला, किसने क्या कमेंट्स किया, किसने क्या रिएक्ट किया, जो कि एक मेरे लिए काफ़ी एक अलग अनुभव था। वो मेरी ज़िंदगी का पहला अनुभव था सोशल मीडिया को लेकर के। हालांकि फेसबुक की शुरुआत तो काफ़ी बाद में हुई। अगर मैं बात करूं उन दशक की तो सोशल मीडिया की शुरुआत सन 1970 या 1980 में जिसकी शुरुआत हो चुकी थी, पर ये इतना काफ़ी पॉपुलर नहीं था। शुरुआती दिनों में तो फेसबुक इंडिया में और ऑर्कुट का नाम आपने सुना ही होगा। जो लोग उस दशक से हैं मतलब बिल्कुल भी होंगे तो आपको पता होगा कि फेसबुक की शुरुआत कैसे हुई, फेसबुक का उस समय क्या क्रेज चल रहा था। मार्क जुगरबर्ग ने जब 2004 में फेसबुक को लॉन्च किया था तो इसने सारी दुनिया को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया था। इससे पहले कि जो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस थी ये उतनी लेवल के एडवांस नहीं थे, उसमें उतने सारे फैसिलिटी या टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम लोग एक दूसरे से इतनी आसानी से कनेक्ट हो सके, फ़ोटोज़, वीडियो, अपनी डेली लाइफ, अपनी स्टोरीज़ किसी और के साथ शेयर कर सके। पर फेसबुक जब 2004 में आई तो उन्होंने हमारा नज़रिया बदल दिया। 2004 में फेसबुक के लॉन्चिंग के बाद 2005 में आई यूट्यूब, जिसे वीडियो का क्रांतिकारी माना जाता है। क्रांतिकारी डेट मीन्स कि हर लोग वीडियोस बनाने लगे, अपने आप को स्क्रीन पे दिखाने का जिनको मौका मिला। ये एक सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म रहा था यूट्यूब, जब 2005 में सबसे पहली बार ये लॉन्च किया गया था। और उस समय से आपको आज भी पता है कि यूट्यूब का ट्रेंड कहाँ पहुँच गया है, फेसबुक का ट्रेंड कहाँ पहुँच गया है, ट्विटर का ट्रेंड कहाँ पहुँच गया। सन 2006 में ट्विटर का शुरुआत हुआ था, जिसे ट्विटर का प्रयोग माइक्रो ब्लॉगिंग के लिए किया जाता था। इंस्टाग्राम की शुरुआत करीबन 2010 में कर दी गई थी, जो उतनी ज़्यादा क्रेज़ में नहीं थी उस समय। 2010 की अगर मैं बात करूँ तो कितने ही लोग इंस्टाग्राम पे यूज़र्स होंगे। अगर आप रिसर्च करोगे तो आप उसमें पाओगे कि अभी जितने हमारे इंस्टाग्राम के यूज़र्स हैं उस समय उतने ज़्यादा यूज़र्स नहीं थे, क्योंकि नई नई आई थी तो लोगों तक किसी चीज़ों को पहुंचने में समय लगता है। तो अगर मैं बात करूं टिकटॉक की, आपको पता है कि इंडिया में टिकटॉक फ़िलहाल बैन है और मैं इसके बारे में भी बात करूंगा कि आखिर ये बैन क्यों है। और ये सन 2016 में ये लॉन्च कर दी गई थी। और टिकटॉक को शॉर्ट वीडियोस का बादशाह बोला जाता है दोस्तों, कंटेंट क्रिएटिंग का बादशाह बोला जाता है था टिकटॉक को। जब ये शुरू जब इंडिया में आई थी तो इसकी इतनी क्रेज थी। इनफैक्ट मैं जब खुद मैं स्कूल में पढ़ाई करता था उस समय मैंने शायद जस्ट अपना मैट्रिकुलेशन ही कंप्लीट किया था। और मैट्रिकुलेशन कंप्लीट करने के बाद मुझे जब टिकटॉक के बारे में पता चला कि लोग वीडियोस बनाते हैं, शॉर्ट वीडियोस आप बना सकते हो, आप लिपसिंग कर सकते हो, आप गाने पे परफॉर्म कर सकते हो और लोगों तक अपनी वीडियोस को पहुंचा सकते हो। तो मैंने भी कुछ वीडियोस बनाई थी, वो शुरुआती दिनों की बात है। हालांकि टिकटॉक को बंद कर दिया गया है, उसका बंद करने का पीछे भी काफ़ी बड़ा रीज़न है जो कि मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा।
मैं सोशल मीडिया के हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा कि क्या आपके लिए कितने हद तक ये सही है और कितने हद तक ये गलत है। तो चलिए अब मैं बात करता हूं दोस्तों कि आपको क्या लगता है कि हमारे भारत में टोटल सोशल मीडिया के कितने यूजर्स होंगे। यकीन है कि एक अंदाज़ लगाना मुश्किल है, पर मैं बता सकता हूं अभी कि रिसर्च के अनुसार जो रिसेंटली अपडेट आई है, अभी भारत में टोटल 70 करोड़ सोशल मीडिया यूजर्स हैं, जो कि अगर डेली एवरेज की मैं बात करूं तो डेली एवरेज के बेसिस पे वो लोग 2 से 3 घंटे सोशल मीडिया पे बिताते हैं। इसमें ना केवल एडल्ट्स हैं, ना केवल टीनेजर्स हैं, जबकि इनमें सारे एज के लोग इसमें जो है मौजूद हैं। दोस्तों अगर मैं कुछ रीसेंट अपडेट की बात करूं तो अभी तक ये बताया गया है कि सोशल मीडिया काफ़ी देशों में बंद कर दिया गया है, काफ़ी देशों में एज रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है और उनको एक लिमिटेड स्क्रीन टाइम दिया गया है। क्या आप इसके पीछे का रीज़न जानते हैं? क्या आपको पता है कि इंडिया में टिकटॉक को बैन क्यों किया गया, जबकि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक इत्यादि और भी पता नहीं कितने सारे प्लेटफॉर्म्स अभी हैं, उनको क्यों नहीं बंद किया गया? तो टिकटॉक एक चाइनीज़ एप्लीकेशन था। आपको पता है कि आप किसी भी सोशल मीडिया पे जाओगे तो सबसे पहले आपको अकाउंट बनाने का उसमें एक प्रक्रिया है, जो कि आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जिसमें आपको अपना एज, आपको डेट ऑफ बर्थ, आपको अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर, ये सब ईमेल आईडी से रजिस्टर्ड करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप लॉगिन कर सकते हैं और अपने रजिस्ट्रेशन आप वहाँ पे बहुत सारे तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो टिकटॉक जब बंद की गई थी तो सरकार को ये पहले तो बिल्कुल भी पता नहीं थी, क्योंकि उन्हें लगा कि ये नॉर्मल एक बाकी एप्लीकेशन की तरह है, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से आप नॉर्मली डाउनलोड कर सकते थे या किसी भी जगह से आप डाउनलोड कर सकते थे। दोस्तों चलिए मैं बात करता हूँ कि आखिर टिकटॉक को बैन क्यों कर दिया गया था इंडिया से। तो टिकटॉक को 29 जून सन 2020 में इंडिया से बैन कर दिया गया था। इसके पीछे कई कारण थे, जिसमें 2-4 प्रमुख कारण थे। सबसे पहले जो कारण थी वो थी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के वो बंद कर दिया गया था। अब आप ये पूछेंगे कि टिकटॉक से राष्ट्रीय सुरक्षा को, नेशनल सिक्योरिटी को क्या इफेक्ट पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ सकता है दोस्तों। वो आपकी सारी डेटा को, सारी इन्फॉर्मेशन को एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू या थर्ड एक यूजर्स के थ्रू 2020 को ना केवल टिकटॉक को बंद किया गया था, जबकि टिकटॉक के साथ टोटल 59 चाइनीज़ एप्लीकेशंस को हमारे इंडिया से यानी कि हमारे प्ले स्टोर से बंद कर दिया गया था। इसके पीछे रीज़न ये था क्योंकि वो जो सारी चाइनीज़ एप्लीकेशंस थी वो हमारी डेटा को चुरा करके सीधे चाइना गवर्नमेंट के साथ वो सप्लाई कर रही थी। अब इसके पीछे क्या इंटरनल रीज़न है, वो लोग आखिर डेटा चुरा क्यों रहे थे, आखिर उनका मकसद क्या था दोस्तों, ये कोई नहीं जानता। पर यकीन मानिए देश की सुरक्षा इसमें इन्वॉल्व होती है कि आपकी पब्लिक क्या कर रही है, किस एज की है। ज़्यादातर पब्लिक आपके साथ, आप सोचो कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप हर एक चीज़ किसी के साथ शेयर कर देते हो, आपको ये भी नहीं पता होता है कि देखने वाला उसको मिसयूज़ कर रहा है या फिर आपकी प्रिवेसी को देख रहा है, वो आपको किस नज़रिए से देख रहा है, आखिर उसका मकसद क्या है। क्या वो आपके साथ मनोरंजन के लिए बैठा है या आपके वीडियोस को देख रहा है, या फिर आपके साथ जुड़ी जानकारी को प्राप्त करना चाहता है। यह बैन भारत और चाइना के जब बॉर्डर की जब संघर्ष चल रही थी, ये एप्लीकेशन को उस समय बंद किया गया जब चीन और भारत के बॉर्डर्स पे आपस में संघर्ष चल रहे थे, उस समय इसकी बंद कर गई। यह बैन भारत चीन के बीच गलवानी घाटी की घटना के बाद आया, जहां पर इंडियन मिलिट्री और चाइनीज मिलिट्री बोल सकते हो, यह बैन भारतीय मिलिट्री और फिर चीनी मिलिट्री के बीच जब हुआ था, उस समय पे एप्लीकेशन को बंद कर दिया गया था। यह एप्लीकेशन सन 2000 में आईटी एक्ट 69A के तहत इसको सरकार ने घोषणा कर दी थी कि ये सारे चाइनीज एप्लीकेशन को बंद कर दिया जाए। दोस्तों सरकार का कहना ये भी है कि इस एप्लीकेशंस, ऐसी चाइनीज एप्लीकेशन जो यूज कर रहे थे हम लोग, इससे हमारी जो यूजर्स है उसको निजी दोस्तों सरकार का ये कहना था कि ये जो टिकटॉक है और अन्य जो चाइनीज एप्लीकेशन जो हम लोग यूज कर रहे थे, वो यूजर्स की पर्सनल डेटा को मिसयूज कर रहे थे और ये पर्सनल डेटा अदर गवर्नमेंट्स को सप्लाई कर रहे थे, जिससे हमारे इंडियन गवर्नमेंट जो साइबर गवर्नमेंट, जिससे कि भारत साइबर सिक्योरिटी को खतरा था। इस एप्लीकेशन पे एक ऐसा भी आरोप था, एक ऐसा भी, वो हमारी पर्सनल डेटा को चुरा करके चीन के सर्वर डेटा में वो स्टोर कर रहे थे और इस पे एनालाइज कर रहे थे। आखिर उनके पीछे का क्या मकसद हो सकता है? ये कुछ बड़ी घटना होने वाली थी, या हमारी डेटा इन्फॉर्मेशन को कहीं और सेल कर रहे थे, बेच रहे थे, या फिर वो सारी इन्फॉर्मेशन हमसे इकट्ठा कर रहे थे, ये तो मुझे नहीं पता। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ हुई कि कुछ गलत होने से पहले या आपकी पर्सनल डेटा को मिसयूज़ होने से पहले इसे हमारी गवर्नमेंट ने इसको कम्प्लीटली बंद कर दिया गया था।
ऐसे सिर्फ एक एप्लीकेशन नहीं है दोस्तों, काफ़ी सारे एप्लीकेशन थी जिसके कारण ये सिक्योरिटी रीजंस आ सकती थी, जिसके कारण सरकार ने सारे एप्लीकेशनों को बंद करने का एक निर्णय लिया। और सन 2000 में एक ऐसा नियम लागू किया गया 69A के तहत, जिसमें सारे चाइनीज़ एप्लीकेशन को हमारी तरफ से पूरी कंप्लीटली क्लोज कर दिया गया था। अगर मैं बात करूं तो आज के घर में सभी के पास स्मार्टफोन्स होते होंगे, सबके पास व्हाट्सअप होते होंगे, सबके पास फेसबुक होते होंगे, सबके पास इंस्टाग्राम होते होंगे, और ना जाने कैसे कैसे एप्लीकेशंस होते होंगे जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। दोस्तों सारी एप्लीकेशंस गलत नहीं होती, हर एप्लीकेशंस डेटा नहीं चुराती, पर मैं एक बात बता दे रहा हूँ, आप जो भी आप एप्लीकेशन आप अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रख लो, यकीन मानिए उस सारी इंफॉर्मेशन आपकी जो भी है वो उनके एप्लीकेशंस के जो सर्वर है उस पर वो डिटेल्ड में मौजूद है। दोस्तों वापस आ जाते हैं हम अपने सोशल मीडिया की ओर। क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया आपके लिए एक सही चीज़ है या फिर आपके लिए एक गलत चीज़ है? ये डिपेंड करता है टोटली आप पर कि आप इसका यूजेस किस तरीके से करते हैं। दोस्तों अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं तो इसे काफ़ी लोग अच्छे काम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मार्केटिंग में, एक दूसरे के परिवार से कनेक्ट रहना। कोई अगर यहाँ से आपसे अगर 2000 किलोमीटर भी अगर आपसे दूर बैठा हुआ है तो आप उसे एक क्लिक में आप उनसे बात कर सकते हैं, आप अपनी मार्केटिंग बढ़ा सकते हैं, आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, आप लोगों को दूर से आप उन पे आप अपना एडवर्टाइजमेंट चला सकते हो अपने बिजनेस को लेकर के। ऐसे बहुत सारे काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू ही होती है। पर अगर मैं बात करूँ उसकी अगर नेगेटिव की तरफ से, तो ऐसे नहीं है कि अगर किसी भी चीज़ का एक कॉन्स है तो प्रॉन्स भी होता है। अगर कहीं ना कहीं ये एक वरदान है तो कहीं ना कहीं एक अपने साथ ये अभिशाप भी है। अगर आप सोचेंगे तो अभिशाप कैसे है दोस्तों, आज बहुत काली घटनाओं पे मैं बात करने जा रहा हूँ। ये काफ़ी एक डार्क ट्रूथ है, पर आप इसको ज़रूर महसूस करना कि आपके घर में एक बच्चा है, वो उतना भी बच्चा नहीं है। मैं बात करना चाहूँगा कि आपके जस्ट एक छोटी सी कहानी मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों ऐसा तो मेरे पास बताने के लिए काफ़ी चीज़ है, पर मैं एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ कि हर कोई सोशल मीडिया का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहा है। आपको पता है कोई भी कहीं भी वीडियो कॉलिंग्स कर रहे हैं, हर तरह की पिक्चर्स शेयर कर रहे हैं। वो डेटा आपको पता है कि जो आप पिक्चर्स अपने थ्रू अपने पड़ोसी को, रिश्तेदार को, गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, माँ बाप, जिसके साथ भी आप शेयर कर रहे हो, वो सिर्फ उनके पास नहीं होती। इनफैक्ट जो आप एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हो, जिस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आप हो, उनके वो सर्वर में भी वो डेटा स्टोर हो जा रही है। इनफैक्ट आपको लगता है कि अगर आप अपने तरफ से डिलीट कर दोगे और उनको नहीं दिखेगी, उनकी तरफ से भी डिलीट होती है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये डेटा कभी भी डिलीट नहीं होती है। आप 10 साल पुरानी भी डेटा अगर उनसे चाहो तो आप ले सकते हो, पर वो देंगे नहीं। डिपेंड करता है कि आप क्यों चाहिए, उसके लिए आपको बहुत सारी कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, अलग से परमिशन लेटर लेना होगा जज से, तब जाके वो मिलेगी। दोस्तों मैं एक छोटी सी स्टोरी बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल ख़ास तौर से इन दिनों में काफ़ी धोखाधड़ी के लिए, स्कैम के लिए और काफ़ी सारे फ्रॉड्स जो हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से ही हो रहे हैं। दोस्तों सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जो काफ़ी मासूम बच्चों को अपनी चपेट में ले चुका है, ना कि बच्चों को, जबकि बड़ों को भी, जिनका इनका ज्ञान सही से नहीं है और इनका सही से यूटिलाइजेशन वो लोग नहीं जानते हैं। मैं एक छोटी सी कहानी में ये बताना चाहता हूँ कि एक बहुत छोटी सी स्टोरी है जो कि आप लोग अपने से रिलेट कर सकते हो, या फिर आपने आसपास ये स्टोरी काफ़ी सुनी होगी। एक नॉर्मल एक कॉमन स्कैम है, फिर मैं एक बड़े फ्रॉड के बारे में भी बताऊंगा। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। मैं बात करूँ एक मनीष नाम के लड़के की। मनीष नाम का लड़का एक अपने गांव से आया था दिल्ली शहर में। वो जॉब ढूंढने के लिए आया था। जब उसे अलग अलग कंपनियों में जब उसका इंटरव्यू दे के जब वो थक गया, जब उसको कहीं से जॉब नहीं मिली, तो उसने फेसबुक पे, ज़्यादातर लोग घर में बैठ के वीडियोज़ ही देखते हैं, फेसबुक या इंस्टाग्राम ही स्क्रॉल कर रहे थे, तो उसी दौरान स्क्रॉल करते करते फेसबुक पर एक विज्ञापन आया। फेसबुक पर एक एडवर्टाइजमेंट आया जिसमें ये बताया गया था कि घर बैठे बैठे 50,000 रुपये कमाए। वो उसको देखकर काफ़ी आश्चर्य हुआ, उसको काफ़ी प्रसन्नता हुई। उसने उसको रिसर्च किया। जब उसने उस लिंक पे क्लिक किया तो एक अलग से वेबसाइट खुली जिसमें लिखा था कि आप घर बैठ के डेटा एंट्री पे आप इतने घर बैठ के 40 से 50,000 रुपये महीना कमा सकते हो। वो काफ़ी खुश हुआ, और जब उसने ज़्यादा जानकारी की, जब उसने फॉर्म भरा, अपना नाम डिटेल्स, फ़ोन नंबर, सारे डिटेल्स जब उसने भरे, तो उसे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने के लिए, प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस मांगा गया। हालांकि ये सुनकर, ये देखकर उसे काफ़ी तो निराशा हुई, पर उसके लिए काफ़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। उसने जहाँ तहाँ से, अपने दोस्त से, अपने कुछ घर से, इधर उधर से बोल के उसने 5,000 रुपये इकट्ठे किए और उसने सोशल मीडिया पे वो जो भी वेबसाइट थी उस पर उसने पेमेंट कर दी। पेमेंट करने के बाद दोस्तों उसे कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आया कि थैंक यू सो मच फॉर
registering with us, now you are a employee of this company, we are UK based company और we are US based company। तो ये काफ़ी खुश हुआ वो, उसे कुछ नकली असाइनमेंट्स दिए गए, कुछ उसको व्हाट्सएप पे उसे कुछ ग्रुप्स में ऐड कर दिया गया। नकली असाइनमेंट्स करने के बाद कुछ दिनों बाद वो वेबसाइट जो है कम्प्लीटली बुरी तरह से बंद हो गई। जिस नंबर से उसे कांटेक्ट किया गया था, जिस नंबर से उसकी व्हाट्सएप थी, वो कंपनी की जो नंबर थी वो कम्प्लीटली ब्लॉक दिखा रही थी, उस पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिख रही थी। उसे समझ में आ गया, क्योंकि ये नॉर्मल से चीज़ों से समझ में आ गया था कि उसके साथ कुछ स्कैम हुआ है। इसके बाद वो काफ़ी, उसको समझ में आ गया था कि वो उसके साथ स्कैम हुआ है, पर ये बिल्कुल भी नॉर्मल थी। पर एक कहीं ना कहीं वो गांव से आया हुआ लड़का था, उसके लिए 5,000 एक बहुत बड़ी कीमत थी, और वो उसके आस में अब जॉब भी तलाश करना बंद कर दिया था। फ्रॉड होने के बाद उसने जहाँ तहाँ फिर से हाथ पैर मारा, कुछ हुआ नहीं, पुलिस में शिकायत की। आपको पता है कि हमारी इंडिया की पुलिस कैसे काम करती है, कोई इस पर कुछ खास एक्शन लेता नहीं है। अगर पुलिस पे जाओ, पुलिस स्टेशन में जाओगे कंप्लेन करने, तो सारे ब्लेम वो आप पे डाल देंगे कि आपने किससे पूछ के पैसे दिए थे, क्यों डाले, आप उसको जानते थे या नहीं, ऐसे बहुत सारे तत्वों में आपको फंसा दिया जाएगा। थक हार के आप घर में ही बैठ जाओगे। फिर उसने जहाँ तहाँ जॉब की शुरुआत की, और अपने दोस्तों को जिनसे भी कर्ज लिए तो उसने 5,000 रुपये उस सबको भर दी। एक छोटा सा स्कैम है दोस्तों, जो नॉर्मल, जबकि इसमें सिर्फ मनीष नाम का एक लौता लड़का नहीं था जो फंसा था, इसमें करीबन 30,000 लोग थे, 30,000 यूथ थे जो जॉब की तलाश में ऐसे स्कैम में फंसे